तो देखिए हमारा पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अर्थ और सोलर सिस्टम के रिलेशनशिप के बारे में और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड। तो देखिए हमारा जो पहला पैराग्राफ शुरू किया गया है, तो पहला पैराग्राफ एक तरह से इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तो आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं पढ़ना, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई अंडर द सनसेट, यानी जब रात होता है सूरज ढलने के बाद आसमान को देखना कितना वंडरफुल होता है, कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, यानी जब जैसे जैसे सनसेट होता है, यानी जैसे जैसे सूरज ढलता है, तो कोई व्यक्ति शुरुआत में नोटिस करेगा कि वहाँ पर एक दो डॉट्स आ चुके हैं आसमान में, यानी एक दो तारे हमें दिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो संख्या है, यानी तारों की संख्या आसमान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, यानी डॉट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा अंधेरा होने के बाद जो पूरा आसमान है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर चुका होता है, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, सम आर ब्राइट्स एंड अदर्स आर डीम, और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीम होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जो आसमान है उसे स्टड कर दिया गया है डायमंड्स से, यानी कि डायमंड्स उसमें पूरी तरह से बिछा दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं, और इसमें जो जितने सारे तारे हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। यानी यहाँ पर कहता है कि देखिए जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कुछ जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हैं ट्विंकल नहीं कर रहे हैं जैसा कि कुछ कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो सिंपली ग्लो करते हैं बिना किसी फ्लिकर के, जैसे कि मून शाइन करता है। तो देखिए आप मून को देखते हैं तो वो किसी तरह का ट्विंकलिंग नहीं करता, वो सिर्फ शाइन करता है। तो वही चीज़ होता है इन डिम तारों के साथ भी, जो तारे उतने ब्राइट नहीं होते। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो पारा शुरू होता है, हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है, और यहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, यानी ज़्यादातर दिनों आप इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा चांद को भी देखते होंगे आसमान में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशंस। तो आप ध्यान देते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जो मून है वो अलग अलग समय पर दिखता है, अलग अलग शेप में दिखता है, अलग अलग पोजीशन में दिखता है, अलग अलग दिनों पर। तो आप कई बार फुल मून देखते होंगे, कई बार मतलब मंथ में एक बार आप फुल मून देखते हैं, और इसे कहा जाता है फुल मून, या फिर हम हिंदी में इसे पूर्णिमा कहते हैं। यानी जब पूरा चांद गोला होकर हमारे सामने आता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं, और हिंदी में उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो उतना बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, कुछ दिनों बाद आप इसे पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। और ये जो रात होता है, जिस रात को हमें चांद नहीं दिखता है, उस रात को न्यू मून कहा जाता है, न्यू मून नाइट, यानी कि उस दिन न्यू मून होता है, या फिर हिंदी में हम उसे अमावस्या कहते हैं, अमावस्या। तो ये वर्ड आप लगातार सुनते होंगे अपने घर में, अपने आसपास, अपने लोगों के पास कि आज अमावस्या है या फिर 2 दिनों बाद अमावस्या है। तो अमावस्या वही रात होती है जिस दिन चांद हमारे सामने नहीं आता है। अमावस्या आपको शायद दिख रहा होगा, उस समय नहीं दिख रहा था। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, यानी जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन चांद नहीं होता, यानी किसी भी तरह की लाइटनिंग नहीं होती है। उस दिन आप चाहे तो तारों को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि जो मून का लाइट है वो अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात आपसे पूछा गया है, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एट एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो तारे होते हैं, चांद होता है, उनको आप डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका रीज़न यह है कि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो देखिए जो सूरज होता है उसका लाइट जो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है,
और वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम ये जो डीम ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे तारे हो गए या फिर चांद हो गए उसको हम देख सकें। तो इसी वजह से हम नहीं देख पाते हैं चांद को, दिन के समय में चांद को या फिर तारों को। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में आप जितने भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि आपका सूरज हो गया, चांद हो गया, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी और दूसरे जितने भी ग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में तैर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको आगे मिलेंगे। तो देखिए इस नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसों से मिलकर बने होते हैं। उनके पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये जो लाइट होते हैं और ये जो हीट होता है ये बहुत ही लार्ज संख्या में उनके पास होता है और वो एमिट करते हैं। तो दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो यहाँ देखिए एक और पॉइंट आया कि स्टार्स, तो आखिर ये स्टार क्या होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, सन इज अ स्टार। तो देखिए स्टार एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि अंतरिक्ष में तैरता है। हमने अभी देखा सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन। तो ये एक तरह का बिग और हॉट सेलेस्टियल बॉडी होता है और ये गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। इनके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को जनरेट करते हैं और छोड़ते हैं, और इन्हीं बॉडीज़ को कहा जाता है स्टार्स। तो देखिए एक तरह से यहाँ पर आप समझ गए कि स्टार्स क्या होते हैं। और एग्जांपल में सन जो हम रोज़ देखते हैं अपने डे टाइम में, सन एक तरह का स्टार है, सन एक तरह का स्टार है। तो इसके बाद नेक्स्ट पारा हमारा है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो देखिए रात में जितने भी आप स्टार्स देखते हैं जो कि आपको डॉट्स की तरह दिखते हैं, वो बिल्कुल ही आपके सूरज के सिमिलर हैं, लेकिन उनका हीट या फिर उनका लाइट हम फील नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। इस वजह से उनका हीट या फिर उनका लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को भी ट्राई कर सकते हैं और इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद पढ़कर इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पारा की ओर। नेक्स्ट पारा में यहाँ देखिए एक फ़ोटो दिया गया, इस फोटो को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने पारा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप उन्हें दूर से देखें, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर से, तो वो बहुत ही स्मॉलर दिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एरोप्लेन को देखें तो वो बहुत ही छोटा आपको दिखता है क्योंकि आप उसे बहुत दूर से देखते हैं। या फिर आप दूर से अगर किसी पहाड़ को भी देखें तो वो आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा सा है। तो उसका रीज़न ये है कि वो आपसे बहुत ही दूर है। यही सिमिलर चीज़ होती है हमारे तारों के साथ भी, स्टार्स के साथ भी, क्योंकि स्टार्स को हम बहुत ही ज़्यादा दूरी से देखते हैं, इस वजह से स्टार्स हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर हम स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं और उनके हीट को हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नाइट स्काई, यानी नाइट, रातों में जब हम स्काई को देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से। यानी स्टार्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं। इन पैटर्न्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है। और आपने रातों में कई बार देखा होगा इस स्ट्रक्चर को भी। तो देखिए ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने पीछे स्टार को डिस्कस किया और भी दूसरी चीज़ों को डिस्कस किया, कॉन्स्टेलेशन बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर है। कॉन्स्टेलेशन देखिए एक तरह का पैटर्न होता है ये, या फिर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से। यानी कई तारों का समूह एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं।
इसके बाद उर्सा मेजर और बिग बियर इज द वन सच कॉन्स्टेलेशन। तो देखिए उर्सा मेजर का आपने नाम सुना होगा या फिर बिग बियर का आपने नाम सुना होगा, वो एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है। तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि, तो यहाँ पर ये जो फोटो दी गई है ये सप्तऋषि की तस्वीर दी गई है। तो ये जो देखिए स्ट्रक्चर है, इसको आपने रातों में देखा भी होगा और आप पहचानते भी होंगे और जानते होंगे कि सप्तऋषि इसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो है ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है और जो कि फॉर्म करता है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने घर में या फिर अपने परिवार में किसी बड़े से पूछ सकते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये क्या होता है। और आप ये भी कह सकते हैं अपने फैमिली के किसी मेंबर को या फिर नेबरहुड के किसी मेंबर को कि आपको वो ज़्यादा स्टार्स दिखाए, उनके बारे में बताए, प्लैनेट्स के बारे में बताए या फिर कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो देखिए पुराने ज़माने में यानी कि करीब आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हज़ारों साल पहले जो लोग होते थे वो तारों का यूज़ करते थे, स्टार्स का यूज़ करके डायरेक्शन को तय करते थे नाइट में इधर उधर कहीं मूव करने के लिए। तो देखिए नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो देखिए नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अगर आप रात में देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा और इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि आखिर ये पोल स्टार क्या होता है। तो पोल स्टार यानी कि नॉर्थ स्टार होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हमें दिखता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। तो ये देखिए ये जो पोल स्टार होता है ये हमेशा सेम पोजीशन में होता है, सेम प्लेस पर होता है, इसीलिए हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। देखिए जैसा कि आपको इस इमेज में बताया गया है कि आप नॉर्थ पोल को आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का यूज़ करके। तो इस तरह से जो पॉइंटर बताया गया है इन दोनों तारों को मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रात में चाहें तो देख सकते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो देखिए कुछ celestial bodies जो होते हैं उनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो दूसरे celestial bodies के हीट और लाइट से गर्म होते हैं या फिर चमकते हैं और इसके लिए वो यूज़ करते हैं स्टार्स के हीट और लाइट को। तो इस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहा जाता है प्लैनेट। तो देखिए हमारा अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट है, वो खुद को गर्म करने के लिए या फिर शाइन करने के लिए सन के लाइट या फिर हीट को यूज़ करता है। तो प्लैनेट क्या होता है ये आप समझ गए डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेटाई एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वांडरर। वांडरर इसका मीनिंग होता है। आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ ही वो प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अर्थ जो है वो अपने सारे लाइट और हीट सन से पाता है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर हम अर्थ को देखें बहुत ही दूरी से, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मून से देखते हैं, मून पर खड़े होकर अर्थ को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही शाइनिंग हमें दिखेगा जैसा कि हमें चांद दिखता है अर्थ पर से। तो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। तो देखिए जो चांद यानी मून जो है वो एक तरह का सैटेलाइट है, हमारा अर्थ का सैटेलाइट है और इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो देखिए जो चांद है वो हमेशा हमारे अर्थ के साथ रहता है और वो उसके चारों ओर घूमता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम 8 और प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट पाते हैं सन से और उसमें से कुछ के मून्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। 8 इस तरह के प्लैनेट हैं जो कि हीट और लाइट पाते हैं सन से, इसमें से कुछ के मून्स भी हैं
और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये केवल क्लास 6 के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए आजकल क्वेश्चन जो हैं वो आपको 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी से भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आगे का टॉपिक। और देखिए यहाँ तक हमने देखा था, उसमें हमने चांद तारों की बात की थी, प्लैनेट्स का डेफिनेशन, सेलेस्टियल्स का डेफिनेशन और भी चीज़ें की थी। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम्स की, यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए सोलर सिस्टम में हमारा आता है, हमारा सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, यानी कि प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, वो सभी आते हैं। उसके अलावा दूसरे सेलेस्टियल्स बॉडीज़ आते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स या फिर मेट्रॉइड्स जिन्हें कि हम कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पेज पर आपको दिया गया है एक इमेज, जिसमें कि आपको आपका जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम को दिखाया गया है। और इस सोलर सिस्टम में आपको बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया गया, जैसे कि अर्थ है, वेनस है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इन सभी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नीचे आपको जानकारी दी गई है कि ये प्लैनेट्स ये अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगाते हैं, सन के अराउंड घूमने में कितना समय लगाते हैं, इस तरह की जानकारी आपको दी गई है। तो आप अगर इस जानकारी को चाहते हैं या फिर आपके लिए अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसको देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की, और उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सभी टेक्स्ट को अब हम पढ़ते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये उसी टेक्स्ट को कंटिन्यू किया गया है जो कि शुरू में हमने 2 लाइन का टेक्स्ट देखा था। फॉर्म द सोलर सिस्टम वी कॉल इट अ सोलर फैमिली, यानी जो हमारा जो सन है, प्लैनेट्स है या फिर सेलेस्टियल बॉडीज दूसरे हैं जैसे कि मेट्रॉइड्स या फिर एस्टेरॉइड्स, उन सभी को मिलाकर हम सोलर फैमिली कहते हैं। और जिसका हेड एक तरह से हम कह सकते हैं कि सन है। तो आइए हम सन के साथ शुरुआत करते हैं और इन सभी प्लैनेट्स और सन्स सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं सन। तो देखिए सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यानी जो सोलर सिस्टम है में जो हेड है हमारा सन, वो हॉट गैसेज से मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लोहा है, तांबा है, चांदी है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो गैस से मिलकर बना हुआ है। ये हमें एक तरह का पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है जो कि सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। यानी आप जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो उस तरह से घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पुलिंग फोर्स चाहिए, वो हमें हमारा सन प्रोवाइड कराता है। तो सन हमारे सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है, इस पूरे सोलर सिस्टम में बांध कर रखता है। और सन जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। यानी जितने भी हमारा प्लैनेट्स हैं, उसके सभी प्लैनेट्स के मून्स हैं, वो सभी एनर्जी यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी हमारे सूरज से पाते हैं, यानी सन से लेते हैं। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। तो देखिए जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, बहुत ही नज़दीक है दूसरे तारों के मुकाबले में, यानी दूसरे स्टार्स के मुकाबले में। लेकिन इतना जो ट्रिमेंडस हीट है उसका, सन का, वो हमें ज़्यादा फील नहीं होता है, ज़्यादा हमें लगता नहीं है। उसका रीज़न यह है कि देखिए जो सन है वो हमारे अर्थ से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर करीब हो गया आपका 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देखिए ये बात हो गई सन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सन के बाद अब हम प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स देखिए 8 प्लैनेट्स है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ऑर्डर के डिस्टेंस के अनुसार उनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारा सन है, सन के सबसे नज़दीक है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सन के सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे मरकरी है। मरकरी सबसे नज़दीक है। हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर है और 2nd नंबर पर है वेनस, और सबसे दूर जो प्लेनेट है वो है नेपच्यून। इसके अलावा आप इस सीरीज़ को भी याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपका एक ट्रिक दिया गया है इसको याद करने के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए इसमें आपका एम हो गया मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
तो आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ट्रिक्स हैं, हम आपको आगे भी ट्रिक्स बना कर देंगे इसको कैसे याद करना है। देखिए, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने डिफिनिट पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ऑर्बिट्स होते क्या हैं, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये एक तरह के फिक्स्ड पाथ होते हैं जिस पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। देखिए, मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है और इसे करीब 88 दिन, सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में। वेनस जो है उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो साइज़ है और शेप है ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए या फिर आपको जान लेना चाहिए, वो यह है कि 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो जो था वो भी एक प्लैनेट समझा जाता था। लेकिन जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके हिसाब उसी की तरह एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी उसे रियल में प्लैनेट नहीं समझा जा सकता है, इसलिए उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये अब उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रह गया क्योंकि ये बहुत ही पहले ये हट चुका है, करीब 10 साल हो चुके हैं इसे हटे हुए। इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए, अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ के अनुसार ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी इससे बड़े 4 प्लैनेट्स हैं। और पोल्स पर एक तरह का हल्का सा फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है यानी कि शेप जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है जियोइड इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है। और इस जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। तो इस वर्ड का मीनिंग ही यही हो गया कि अर्थ लाइक शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कोई डिफिनिट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अनुसार आप इसको तुलना कर सकें। इसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जियोइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो देखिए, प्रोबेबली यहाँ पर कहा गया, इसका मतलब यह है कि देखिए, हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है, अर्थ पर किसी को जानकारी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पर अर्थ के अलावा लाइफ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यानी जीवन को समर्थन करने के लायक जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो शायद केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। अभी तक जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही ये सिचुएशन है और पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ पर ही लाइफ है, लेकिन हो सकता है आगे हमें पता चले तो वहाँ पता चलेगा कि दूसरी जगहों पर भी लाइफ है। तो देखिए, द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए, मरकरी जो कि सन से बहुत ही नज़दीक है वो बहुत ही हॉट प्लैनेट है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा हीट आती है सन से। वहीं जो हमारा नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन है वहाँ पर। और अर्थ के पास वाटर, एयर भी मौजूद है जो कि हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके पास अपना एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है और उसके पास गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन। और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द्वारा बना दिया जाता है, फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये लगातार चलते रहता है। तो इन रीजन्स की वजह से
अर्थ एक तरह का यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि उस पर लाइफ मौजूद है और हम अर्थ पर रह रहे हैं। तो आउटर स्पेस की अगर हम बात करें तो आउटर स्पेस से देखने पर अर्थ जो है वो ब्लू देखने में लगता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो लैंड है वो कवर्ड है वाटर से, यानी जो हमारा सी है वो पूरे अर्थ के 2/3 हिस्से को कैप्चर किए हुए, कवर किए हुए, और इसीलिए इस प्लेनेट को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अर्थ। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 2/3 जो है वो वाटर द्वारा कवर्ड है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और वो है द मून। मून के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। द मून, तो देखिए द मून को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम कुछ पॉइंट साइड में दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया, डू यू नो लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फिगर आपको याद रखना चाहिए, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में आपका हो गया 3 × 10⁸, और किलोमीटर पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद जो लाइट हमारे सन से अर्थ की ओर आती है उसको पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ तक सन के लाइट को आने में कितना समय लगता है, तो आंसर है 8 मिनट। इसके बाद एक और फैक्ट दिया गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, और उन्होंने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। 1969 21 जुलाई को उन्होंने कदम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब रखा था, 21 जुलाई 1969। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चांद को देखते हैं, चांद के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्लैनेट्स जो हैं उनके पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट का नाम है द मून। तो देखिए द मून क्या है, एक तरह का सैटेलाइट है, और जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के 1/4 है, यानी 1/4 है। और ये इतना बड़ा हमें देखने में लगता है, उसका रीज़न ये है कि हमारे प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हो गए, या फिर सन हो गया, या फिर कोई और दूसरा सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमारे अर्थ से करीब 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ये डिस्टेंस कंपेयर करें सन के मुकाबले, जहाँ पर हमारा सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। और इसी वजह से हमारा जो चांद है वो देखने में हमें काफ़ी बड़ा लगता है, ये मुकाबले कि हमारा चांद साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है अर्थ के मुकाबले भी। तो देखिए चांद जो है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिनों में हमारा जो चांद है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम है उसके एक स्पिन का, यानी अपने एक्सिस पर वो 27 दिन में ही घूमता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि चांद का केवल एक साइड हमारे पृथ्वी से विजिबल है, और जो दूसरा साइड है वो हम आज तक देख नहीं पाए, और वो देख भी नहीं पाते हैं। उसका रीज़न यही कि देखिए एक ही साइड वो हमें हमेशा नज़र आते रहता है, 27 दिनों में वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, और 27 दिनों में अर्थ का भी चक्कर लगाता है। तो देखिए द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर वैसे कंडीशन नहीं है जहाँ पर लाइफ पनप सके, लाइफ वहाँ पर आ सके। चांद के पास ना ही वाटर है और ना ही एयर है, और उसके पास माउंटेन्स हैं, और इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on its surface. These cast shadow on the moon surface. Look at full moon and observe these shadows. तो देखिए चांद पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, डिप्रेशंस दिखेंगे। तो इस तरह के शैडोज़ जो आपको रात में चांद के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस शैडो को। और
आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। सैटेलाइट के बारे में बताया गया। मून क्या है? सैटेलाइट है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun। देखिए सैटेलाइट एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है जिस तरह से हमारे प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड। तो एग्जामिनेशन में आपसे अगर सैटेलाइट के बारे में पूछा जाएगा तो आप सैटेलाइट में यही आंसर करेंगे। और यहाँ पर दूसरी जानकारी है वो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो हमारा जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, इस तरह के सैटेलाइट और इस तरह से हम लॉन्च करते हैं, ये एक तरह के आर्टिफिशियल बॉडी होते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ताकि हम हमारे यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स के बारे में जानकारी जुटा सकें या फिर हम कम्युनिकेशन कर सकें। इसको भेजा जाता है रॉकेट की मदद से और ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है पृथ्वी के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया इंडियन सैटेलाइट्स का, जैसे कि इनसैट, एडुसैट, IRS और भी बहुत तरह के सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम सैटेलाइट्स को देख लिया। अब हम एस्ट्रॉइड्स को देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स देखिए, हमने स्टार्स की बात की, प्लैनेट्स की बात की, सैटेलाइट्स की बात की। उसके अलावा भी बहुत ही छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, टाइनी रॉक बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते हैं और इन रॉक बॉडीज़ को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। तो ये देखिए, ये जनरली पाए जाते हैं हमारे जो मार्स है हमारा और जुपिटर, इनके बीच में एक ऑर्बिट है, स्पेसिफिक ऑर्बिट। उस ऑर्बिट पर ही ये मूव करते हैं और वहीं पर आप इन्हें देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वहीं पर ये मिलते हैं। और ये एक पार्ट है प्लैनेट्स के जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोर कर चुका है। कि आखिर ये मेटेरॉइड्स होते क्या हैं? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। तो देखिए मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं, इन्हीं को मेटेरॉइड्स कहा जाता है। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कई बार ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के करीब आ जाते हैं और ऐसा होता है कि कई बार ये ऐसा फील होता है कि अर्थ पर गिरने वाले होते हैं और कई मेटेरॉइड्स गिरते भी हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो देखिए जो मेटेरॉइड्स अर्थ पर गिरते हैं उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो जब अर्थ पर गिरने लगते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी जो अर्थ है उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, उसकी तरफ जब वो गिरते हैं तो उस समय जो उनका फ्रिक्शन होता है एयर के साथ में, यानी एटमॉस्फेयर के साथ में, उस फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं और वो जल जाते हैं, वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो ये एक तरह का फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट करते हैं जब ये बर्न होते हैं। समटाइम्स मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये इतने बड़े होते हैं या फिर ऐसे पत्थर होते हैं जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह से जल नहीं पाते और ये अर्थ पर गिर जाते हैं। तो जब ये अर्थ पर गिरते हैं तो एक तरह का हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं अर्थ के ऊपर और उसके आसपास सराउंडिंग आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कैसा वो दिखता है। तो हॉलो टाइप का एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं अर्थ के सरफेस पर। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर नाइट। तो देखिए वाइटिश ब्रॉड बैंड आपको देखने को मिलता है रात में, अगर आपने ध्यान दिया होगा या फिर कभी ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो देखिए ये जो वाइटिश ब्रॉड बैंड होता है ये देखने में आपको वाइटिश लगता है ये, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे स्टार्स का एक क्लस्टर होता है और दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो बैंड आप देखते हैं ये क्या है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है तो आगे मैं उसको डिफाइन करूँगा। आवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी सन, मून, हमारा अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स या फिर मेटेरॉइड्स, ये सभी इस गैलेक्सी का हिस्सा है। यानी कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हमारा जो अर्थ है या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर होगा मिल्की वे गैलेक्सी।
मिल्की वे गैलेक्सी। In ancient times it was imagined to be a river of light flowing in the sky। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ऐसा एज्यूम करते थे कि ये क्या है, ये एक लाइट का रिवर है, रोशनी की नदी है। Thus it was named आकाश गंगा। देखिए इसी वजह से पुराने लोग एज्यूम करते थे कि ये रिवर ऑफ लाइट है, यानी रोशनी की नदी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। देखिए गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा, जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेज हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, आज तक तो हम अपने अर्थ से लेकर सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचने पाए हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंचने पाए हैं। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे सूरज जैसे कितने तारे एक मिल्की वे गैलेक्सी जैसे कितने गैलेक्सी एक यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा है यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो ये बात सही यहाँ लिखी गई है कि हम रियलिटी में एज्यूम भी नहीं कर सकते या फिर ये सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं, जो इन चीज़ों पर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज एंड बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। देखिए हम लोग जो हैं वो इसके साइज़ के बारे में या फिर इसके और भी तरह की जानकारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि मैं, आप या फिर कोई भी जीव जंतु या फिर ये अर्थ, कोई भी प्लैनेट, वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ देखिए मिल्की वे गैलेक्सी का इमेज भी आपको दिया गया है। और अगर रात में आप ध्यान दें या फिर कभी आपको देखने को मिले तो उस समय आपको पता चलेगा कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसा दिखता है। नहीं तो आप इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि आप खुद को रिलेट कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। आप कहाँ हैं? अर्थ के ऊपर। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। और गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि आप पूरे यूनिवर्स में कहाँ हैं। और फिर आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इनको आपको खुद ही करना है। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर जो है वो मैंने जो पहले पढ़ा है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्लैनेट और स्टार्स का डिफरेंस क्या है वो भी पहले मैंने बताया है। सोलर सिस्टम क्या होता है ये भी बताया है। प्लैनेट्स का आप सभी का नाम लिखना है उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं। हम आपसे मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, क्लास 6 के ज्योग्राफी।